Good morning, students. Good morning to all of you. Now I present my PPT screen share. Okay, is it visible, Yes, students? sir. Yes, sir. Yes, sir. Also, voice is audible. Yes, sir. Yeah. Now today we will start CCE. CCE. Any student say something? CCE about CCE. कोई बता सकते हैं CCE के बारे में थोड़ा बहुत? No, sir. No. Okay, now. Full form CCE Continuous and Comprehensive Evaluation. ओके, CC का फुल फॉर्म जो है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन है। तो इस कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवोल्यूशन ये तीनों अलग अलग टर्म है। जब तीनों टर्म एक साथ मिलाया जाता है तो CCE बनता है। कंटिन्यूस अपना अलग परफॉर्म करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव यह अपने आप में एक वाइड एरिया है, इवोल्यूशन भी अपना अलग टर्म है। जब इन तीनों टर्म को मिलाया जाता है CCE कहलाता है। नाउ सी मीनिंग ऑफ CCE। ओके, सबसे पहले हम लोग CCE का मीनिंग को जान लेते हैं। तो एट फर्स्ट C मीन्स continuous. Continuous means regular and continuous activity conducted throughout the year to achieve all round development. किसी भी स्टूडेंट्स को ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हम किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी एक संस्था में CCE का लागू किया जाता है कि किसी भी स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हम कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का उपयोग करें। तो सबसे पहला टर्म है मेरा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब ही होता है कि एक रेगुलर टर्म, एक रेगुलरली जो हम किसी भी चीज़ को इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो कंटिन्यूस के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार क्या है कंटिन्यूस ने रेगुलर एंड कंटिन्यूस एक्टिविटी है जो रेगुलर करते हैं हम लोग, एक कंटिन्यूस के तौर पे करना ही करना है। तो इस प्रकार जो रेगुलर एंड कंटिन्यूस एक्टिविटी कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये कंटिन्यूस का टर्म है। नाउ सेकंड टर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। जब किसी स्टूडेंट्स का उसके मेंटल प्रोग्रेस को देखना है या फिर उसको इमोशनल प्रोग्रेस को देखना है, उसके फिजिकल एस्पेक्ट के प्रोग्रेस को देखना है, किसी भी तरह से उसको देखना है और देखने के बाद उसके इन टर्म को उसको डेवलप करना है उसके स्टूडेंट्स में, तो कॉम्प्रिहेंसिव के अंतर्गत वो आता है। दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें भी ऑल राउंड डेवलपमेंट का बात किया गया है, कंटिन्यूस भी ऑल राउंड डेवलपमेंट का बात किया गया है। नाउ लास्ट टर्म है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मीन्स ही है किसी को हम मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज टू असेस एंड इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं और बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसका उपयोग हम लोग किसी भी स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने के लिए करते हैं। तो किसी स्टूडेंट्स का उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं,
उसके अचीवमेंट को देखते हैं, उसके कैपेबिलिटी को देखते हैं, उसके एफिशिएंसी को देखते हैं। इस प्रकार किसी भी टर्म को ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स का हम मूल्यांकन करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि एक स्टूडेंट जब अपने क्लास में एंट्री करता है तो एंट्री करने से पहले का बिहेवियर और एंट्री करने के बाद क्लासरूम का बिहेवियर एंड आल्सो आउट ऑफ आफ्टर क्लास, out of classroom, after the classroom and before the classroom, जब उसको होलिस्टिक वे में उसको कंटिन्यूस और कम्प्रिहेंसिव रूप में इवैल्यूएशन करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं CCE, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। स्टूडेंट्स का किसी भी प्रकार का इवैल्यूएशन करते हैं, या फिर उसका एकेडमिक में हो या फिर उसका किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी में हो। इसके अंतर्गत उसके खेल को भी हम देख सकते हैं, इसके अंतर्गत उसके थिंकिंग को देख सकते हैं, इसके अंतर्गत उसको क्या वो बिहेवियर किस तरह से करते हैं स्कूल में और स्कूल के बाहर में भी किस तरह से बिहेव करते हैं। तो इस प्रकार जब वो किसी स्टूडेंट्स का होलिस्टिक वे में उसका मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं CCE, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मीनिंग इज क्लियर? मीनिंग इज क्लियर रिजाक? Yes, sir. नीरज क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. या ना ऑल स्टूडेंट्स, किसी को किसी प्रकार के इस मीनिंग के टर्म में पूछना है? किसी को भी? अमन, जैस्मिन, शेषवाना, नीरज, किसी को किसी प्रकार से इस टर्म में किसी का कोई प्रॉब्लम? नो, ओके नो। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फर्स्ट में मीनिंग पढ़े, अब उसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज CCE? CCE इन्वॉल्व्स ए सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन। CCE क्या है? एक स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। CCE थ्री टर्म को जब हम कंबाइन करते हैं, एक साथ मिलाकर किसी स्टूडेंट्स को ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, तो वह कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहलाता है। और यह क्या होता है? किसी स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन होता है। इट आल्सो मीन्स रेगुलेटरी ऑफ असेसमेंट। यह हमेशा क्या करते हैं? एक रेगुलरली असेसमेंट करते हैं। कहीं पे किसी भी तरह से कहीं पे हम उसको छोड़ते नहीं हैं। उसके हर एक सिचुएशन को, हर एक एक्टिविटी को हम लोग असेस करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिट टेस्टिंग, या फिर उसको फाइनल टेस्ट हो या फिर यूनिट टेस्ट हो या फॉर्मेटिव टेस्ट हो, किसी प्रकार का जो भी स्टूडेंट्स के इवैल्यूएशन करते हैं रेगुलरली, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ही किया जाता है। एंड फीडबैक ऑफ एविडेंस टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन। इस प्रकार से फीडबैक दिया जाता है ताकि उसका अपना इवैल्यूएशन कर सके। इट रिकॉग्नाइजेस बोथ स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द चिल्ड्रेन। यह दो टर्म का उपयोग किया गया है, स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट। तो स्कॉलस्टिक का मतलब क्या हो गया कि आपके एकेडमिक से रिलेटेड, आपके अचीवमेंट से रिलेटेड, आपके मार्क्स से रिलेटेड, आपके लर्निंग से रिलेटेड जितने भी आपके एस्पेक्ट आते हैं वो स्कॉलस्टिक के अंतर्गत आते हैं। एक टीचर का प्री प्लान से लेके, लेसन का प्री प्लान से लेके पोस्ट प्लान तक, और बीच में ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग सिचुएशन से स्कॉलस्टिक के अंतर्गत आते हैं। और को स्कॉलस्टिक के एस्पेक्ट में जैसे कि हो गया किसी प्रकार को गेम को कराना, फुटबॉल कराना, क्रिकेट के द्वारा कराना, अदर एक्टिविटी, एकेडमिक में जो कुछ भी अदर एक्टिविटी किया जाता है
उन एस्पेक्ट को को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार जब दोनों को रिकॉग्नाइज करते हैं, दोनों को मिलाकर जब मेजर करते हैं, तो यह एक होलिस्टिक वे में आता है और यह CCE के अंतर्गत ही किया जाता है। अंडरस्टूड? स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक। Yes, sir. या Yes, sir. स्कॉलास्टिक क्या होता है? व्हाट इज स्कॉलास्टिक? एनीबॉडी से? Sir, scholastic is related to the subject matter. या एंड को स्कॉलास्टिक? Sir, it may be the game, song, debate. Yeah. Scholastics is related to other activity, not in a classroom. Out of the classroom, those activity which are activated through the teachers is called co-scholastic. Okay. Yeah. Now, next. M of CCE. कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के एम्स क्या है? नाउ फर्स्ट पॉइंट, इवैल्यूएट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू CCE. CCE के माध्यम से स्टूडेंट्स को इंटीग्रल पार्ट को इवैल्यूएट किया जाता है, मेजर किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। इंटरनल पार्ट करने का मतलब है कि किसी भी स्टूडेंट्स का वह किस तरह से सोचता है, एंड हाउ टू बिहेव, हाउ टू थिंक, हाउ टू बिहेव इज, एंड हाउ टू थिंक टुवर्ड्स द ऑन सब्जेक्ट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। उसको हम लोग मेजर करते हैं। नाउ एलिमिनेट द सब्जेक्ट बायस। CCE के माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट को जो बायसनेस पाया जाता है उसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि ऐसे स्टूडेंट्स जो फिजिक्स पढ़ने वाले हो, ऐसे स्टूडेंट्स जो बायो पढ़ने वाले हो, ऐसे स्टूडेंट्स जो अदर डिफरेंट सब्जेक्ट के रिलेटेड होते हैं, उसके अपना अपना ऑनर्स सब्जेक्ट होता है, तो उसके बीच के जो बायसनेस होता है उसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं। उसको हम लोग नहीं देखते हैं कि रिजाक रिलेटेड है मैथ से, या फिर फिरोज रिलेटेड है हिंदी से, या फिर वो अदर डिफरेंट स्टूडेंट्स आर रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट के बेस पे बायसनेस को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि वो साइंस का लड़का है, ये आर्ट्स का लड़का है, तो दोनों के बीच में बायस करे। ये हम लोग एलिमिनेट करते हैं, इसको हटाते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, टू कीप द कंटिन्यू मोटिवेशन थ्रू द ईयर। स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते समय और करने के बाद भी उस क्या करते, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, हमेशा कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते हैं। या फिर क्लास में हो, आउट ऑफ क्लास हो, कहीं भी हो, किसी प्रकार से जब वह हम लोग कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते हैं, उसी बीच में स्टूडेंट को हम लोग मोटिवेट भी करते हैं कि यू कैन डू बेटर, या यू कैन डू बेटर, गुड, आप अच्छे कर सकते हो। तो इस प्रकार से मोटिवेट करते हैं ताकि उसके अंदर जो होते हैं उसके इफ़िशियंसी को बढ़ सके, इफ़िशियंसी को अपने बनाए रख सके। ना फोर्थ पॉइंट, टू इनकरेज द करिकुलर एंड को करिकुलर प्रोफिशिएंसी। इस प्रकार से क्या होता है, जब मोटिवेट करते हैं तो उसके अंदर में इनकरेज होता है, उत्साह बढ़ते हैं, उसमें अपने आप में मोटिवेशन को लेकर अधिक से अधिक कुछ करने के लिए उसके अंदर इच्छा बढ़ने लगती है। या फिर वह करिकुलर के रूप में हो या को करिकुलर के रूप में हो। करिकुलर कहने का मतलब है कि आपके सब्जेक्ट बेस पे करिकुलम जो बनाया गया है, उस करिकुलम को जो एकेडमिक रूप से हम लोग पढ़ते हैं उसे करिकुलर कहते हैं। और को करिकुलर एक्टिविटी क्या होता है, जो करिकुलम में लिखने के साथ साथ जो करिकुलम में लिखा हुआ नहीं रहता हो, वो को करिकुलर के अंतर्गत आते हैं।
फॉर इस पे भी वैसे ही आएगा। करिकुलर के अंतर्गत आपके जैसे कि करिकुलम सब्जेक्ट बेस पे लेके क्लासरूम हम लोग टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। और को करिकुलर के एक्टिविटी में क्या होता है कि इसके अंतर्गत एक्टिविटी आने लगता है। बच्चे को बीच में डिस्कशन कराते हैं, डिबेट कराते हैं, प्ले कराते हैं, गेम कराते हैं। किसी प्रकार को जब हम एक्टिविटी का प्रोसेस कराने लगते हैं तो वह को करिकुलर एक्टिविटी आने लगता है। आपके सिलेबस में भी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी दिया हुआ होगा, है या नहीं? आपके सब्जेक्ट, आपके करिकुलम में, आपके सिलेबस में है ना करिकुलर और को करिकुलर, है ना? जैसे कि आपको इंटर्नशिप पे भेजना, ऑब्जर्वेशन कराना, ये सब क्या है? को करिकुलर एक्टिविटी है, जो करिकुलर के साथ साथ एक्टिविटी को कराते हैं, वो को करिकुलर एक्टिविटी आ जाता है। तो इस प्रकार जब स्टूडेंट्स के अंदर करिकुलर और को करिकुलर प्रोफिशिएंसी को वह इनकरेज करता है, बढ़ाने का काम करते हैं। कैसे होता है? जब उसको मोटिवेट करते हैं। अरे मोटिवेट कैसे करते हैं? न कंटिन्यूअस के रूप में एक कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करने के बाद उसको मोटिवेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टू हेल्प द टीचर्स टेक करेक्टिव मेजर बेस्ड ऑन द फीडबैक। अब उसके किसी प्रकार के कई मिस्टेक्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग फीडबैक को द्वारा करेक्ट करने का कोशिश करते हैं। उसको मेजर करते हैं कि स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, किस जगह पे वह अपने आप को सही नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ फीडबैक देके उसको सही करने का कोशिश किया जाता है। तो वहाँ पे टीचर उसको मदद करते हैं कि कैसे करना है, किस तरह से करना है, कहाँ पे चेंज करना है, वो है एक टीचर उसको बताता है। नाउ नेक्स्ट, असेस द स्टूडेंट्स मल्टीफैक्टेड डेवलपमेंट एंड इनकरेज द फर्दर इम्प्रूवमेंट। इस प्रकार से क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मल्टीफेस्टेड होता है, बहुत अलग अलग किस अलग जगह पे, अलग सिचुएशन पे, डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट का उसका जो बिहेवियर होता है उसका वो डेवलप करते हैं, उसके अंदर एम्पावरमेंट को वह इनकरेज करते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग लर्नर सेंटर एक्टिविटी। सीसीई के माध्यम से जो होते हैं वह एक्टिविटी को लर्नर सेंटर बनाया जाता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लर्नर सेंटर बनाया जाता है। लर्नर सेंटर मीन्स लर्नर को बेस में रखते हुए, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट्स के उसके अपने अनुसार टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। टीचर उसी को पढ़ाएगा जो स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा, जो स्टूडेंट्स जिस मेथड से पढ़ना चाहेगा टीचर उसी मेथड से पढ़ाने की कोशिश करेगा। इसीलिए एक टीचर के द्वारा क्या होता है, मल्टीफैक्टर यूजेस किया जाता है, टेक्निक्स, मेथड, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ओके, एम्स क्लियर? एम्स क्लियर? Yes, sir. या नाउ ऑब्जेक्टिव, ना ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग एक एक करके रीड करेंगे, इसके बाद मैं फिर इसको बताऊंगा। नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, हु रीड? सिस्वर्णा, Yes, sir. नाउ रीड फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई। To make evaluation an integral part of teaching learning process. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सीसीई का? सीसीई का ऑब्जेक्टिव होता है कि टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक शिक्षक के द्वारा जब अपने क्लासरूम के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का प्रक्रिया चलती है तो उसके इंटीग्रल पार्ट को वह इवैल्यूएट करने का मदद करता है। किस तरह से करता है कि जब एक टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो दोनों के बीच में उसके इंटरेक्टिवनेस को देखा जाता है। स्टूडेंट पढ़ने के लिए वह हतोत्साहित है या नहीं, इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, तो इसको वह मेजर करता है। नाउ सेकंड पॉइंट, रिजॉक। Yes, sir. सेकंड पॉइंट रेट। To use evaluation for improvement of students' achievement through diagnosis and remediation.
Yeah. Second point say that to use evaluation for improvement of students' achievement through diagnosis and remediation. In this point say that these students may be improve or not, but teacher must be help the students to continuously improvement. And also any student can't be read and teach and understanding anything, then teacher must be diagnosis the problem of students and remediation. यानी एक टीचर के द्वारा जब किसी स्टूडेंट्स को किसी प्रकार से कहीं पे प्रॉब्लम आता है, कहीं भी कोई टॉपिक हो, कोई कंटेंट हो, कोई चैप्टर हो, तो उस प्रॉब्लम को शिक्षक के द्वारा उसको डायग्नोसिस करना चाहिए। वह इवोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट का कि कहाँ पर आपका प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए उसको रिमेडिएशन देना चाहिए। हो सके तो इसके लिए टीचर को एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़े तो एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहिए। वैसे स्टूडेंट जहाँ जिसको प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उसे एक्स्ट्रा क्लास लेके या फिर क्लास में ही उसको दोबारा रिपीट करा के उसको वहाँ पे समझाना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट अमन, Yes, sir. थर्ड पॉइंट रीड। To make sound judgment and take timely decisions for learners' growth, learning process, learning pace, and learning environment. Learning environment, yeah. Now, third point say that to make sound judgment and take timely decision for learners' growth, एक शिक्षक के द्वारा सही समय पे सही डिसीजन का लेना बहुत ही जरूरी होता है। एक शिक्षक सही समय पे सही डिसीजन ले तभी स्टूडेंट्स का क्या होता है, कंटिन्यूसली ग्रोथ हो पाता है, डेवलपमेंट होता है, उसके इम्प्रूवमेंट होते हैं, उसके अपने बिहेवियर में, उसके अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसके अपने खुद के इफ़िशियंसी में ग्रोथ का होता है। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि ग्रो लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग पेस एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। आप लोग आगे जाके एक टीचर के रूप में आप लोग अपने पदभार को संभालेंगे, कहीं भी जाएंगे, कोई अलग अलग इंस्टीट्यूट हो, कोई गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कहीं पे किसी तरह से आप लोग आ जाने के बाद कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे आप लोग को ये जरूरी होगा कि आप किस प्रकार से लर्नर्स के प्रति आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो लर्नर्स के जो उसका साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी को आपको समझने की आवश्यकता है कि विच स्टूडेंट्स आर से इन विच टाइप्स, कौन से स्टूडेंट्स किस तरह से वो कह रहा है, उसके मनोभाव को समझना है कि वह आज पढ़ने के लिए इच्छा है या नहीं है, उसके पास वह चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, आज स्टूडेंट्स का मूड क्या है, आज स्टूडेंट घर से आया है तो किस तरह से आया है, लगड़ झगड़ के आया है या फिर अच्छे मन से आया है। तो उसको पहले एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद फिर अपने डिसीजन लेना है कि नाउ अब हमको अपने टॉपिक को स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से एक टीचर के द्वारा डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है और सही डिसीजन लेना चाहिए। ना फोर्थ पॉइंट मैथिली बाग, आप अर्जेंट है? मैथिली बाग, आर यू देयर? Yes, sir. Now, read. Yes, sir. To maintain desired standard of attainment. Yeah, to maintain desired standard of attainment. अब CCE का ऑब्जेक्टिव होता है, एक टीचर के द्वारा ही यह CCE किया जाता है कि किस प्रकार से हम उसका इवैल्यूएशन करें ताकि उसके डिजायर को मेंटेन बना के रख सकते हैं, उसके एक अच्छे ढंग से अटेनमेंट रखे, उसके जो भी उसका डिजायर है उसका वह फुलफिल कर सके। स्टूडेंट चाहता है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं एक इंस्पेक्टर बनूं, कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं एक कलेक्टर बनूं। तो इस प्रकार का जो स्टूडेंट्स का अपना जो डिजायर है, उस डिजायर के बेस पे टीचर को उसे पढ़ाना चाहिए कि किस तरह से मैं बच्चे को पढ़ाऊं ताकि आगे जाके वह अपने डिजायर को अचीव कर सके और अपनी इच्छा जो वह अपना डिजायर है उसको स्टेबल करके रख सके,
डाइवर्ट ना हो सके। नाउ लास्ट पॉइंट रीड आभास। Yes, sir. To provide scope for self-evaluation. Evaluation, yeah. Now last point say that to provide a scope for self evaluation। एक टीचर के नाते आप स्टूडेंट को खुद से कहे कि आप अपने आप को इवैल्यूएशन करें, आप अपने आप को खुद से इवैल्यूएट करें कि किस जगह पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपको सुधारने की आवश्यकता है, किस जगह पे आप पॉजिटिव है, किस जगह पे आप नेगेटिव है, कहाँ पे आपका स्ट्रेंथ गुड है, कहाँ पे आपका वीक है। इस प्रकार से जब स्टूडेंट्स को खुद से अपने आप इवैल्यूएट कर लेते हैं तो खुद से वो फिर क्या करते हैं, जहाँ पर वो वीक है, कमज़ोर है, वहाँ पर वो सुधारने का कोशिश करते हैं। और इस प्रकार से जब स्टूडेंट खुद से चाहते हैं तभी वह अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से और अच्छे तरह से क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट का सारा समझ में आ जाता है। जब तक स्टूडेंट ना ही चाहेगा तब तक उसे सुधारने में बहुत ही मुश्किल आता है। नाउ नेक्स्ट फीचर ऑफ CCE। CCE आप लोग को समझ में आ रहा है? फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCE? Continuous and comprehensive evaluation. Yeah, continuous and comprehensive evaluation. Continuous means, say anybody, continuous means regular. Comprehensive means comprehensive, Holistic development. holistic, yeah, and it is a broad term. Now evaluation means measure। इस प्रकार जब हम रेगुलरली रूप से किसी भी एक स्टूडेंट को लेके उसको होलिस्टिक वे में इवैल्यूएशन करते हैं, हर एक एक्टिविटी को जब इवैल्यूएशन करते हैं तो उसी को हम लोग CCE कहते हैं। तो CCE का फीचर्स क्या है? कंटिन्यूअस मीन्स, कंटिन्यूअस का मीन्स यहाँ पर हो जाता है द टर्म कंटिन्यूअस मीन्स दैट इज द असेसमेंट इज कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। या कंटिन्यूअस का मतलब ही है कि एक फ्लो चार्ट में चलते रहेगा, वह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो होता है उसी में आने जाता है। इट फोकस फॉर रेगुलरिटी एंड द कंटिन्यूटी इन असेसमेंट। द टर्म ऑल्सो रिफर टू डायग्नोसिस ऑफ लर्नर गैप एंड प्रोवाइडिंग रिमीडियल मेजर टू इनहेंस लेवल ऑफ लर्निंग। जब किसी स्टूडेंट्स के कहीं पे किसी प्रकार के लर्निंग गैप को देखा जाता है तो उसे फुलफिल करने का यहाँ पे कोशिश किया जाता है। नाउ बेनिफिट ऑफ CCE। CCE का क्या क्या बेनिफिट है? CCE का बेनिफिट को देखना है। फर्स्ट बेनिफिट क्या है? एलिमिनेशन ऑफ द चांसेस एंड सब्जेक्टिविटी। अब एलिमिनेशन कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो चांसेस होते हैं गलती होने का उसको हम लोग एलिमिनेशन कह सकते हैं। एलिमिनेशन करना, यहाँ हटाते हैं हम लोग। आपका जो सब्जेक्टिविटी होता है उस सब्जेक्टिविटी को यहाँ पर क्या होते हैं, हटाकर ऑब्जेक्टिविटी लाते हैं। दो टर्म आता है, एक सब्जेक्टिविटी एक ऑब्जेक्टिविटी। तो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? एनीबॉडी से सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी? नो, एनीबॉडी? All students are there? Yes, sir. Yeah. Now subjectivity क्या होता है? जब एक स्टूडेंट के द्वारा अपने विचार जब वह व्यक्त करते हैं तब वह सब्जेक्टिविटी के अंतर्गत आता है। सब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि जब आपके मार्क्स में हेरफेर होते हैं, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन दिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय CCE एक्सप्लेन ऑन वर्ड्स, तो ये सब्जेक्टिविटी हो गया। और ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि जिसका केवल एक और एक ही आंसर होता है, जिसमें आप अपने व्यू को नहीं रख सकते हैं। कांट बी राइट ऑन व्यूज इन ऑब्जेक्टिविटी।
ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है, केवल एक और एक ही आंसर होता है, परफेक्ट होता है, चाहे जहाँ भी रखो वह जितने बार एग्ज़ाम लेंगे वह एक ही आंसर होता है, इसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। जैसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछने के बाद 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको एक को टिक लगाना होता है, तो वह ऑब्जेक्टिविटी होता है। और सब्जेक्टिविटी होता है जहाँ क्वेश्चन पूछने के बाद कोई उसमें किसी प्रकार का लिमिट नहीं दिया रहता है, आपको लिखा रहता है कि आप अपने विचार से इसका आंसर लिखें, 250 वर्ड में लिखे, तो यह सब्जेक्टिविटी आ जाता है। अंडरस्टूड? सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी अंडरस्टूड और नॉट? नाउ डी एम्फेसिस ऑफ मेमोराइजेशन। अब यह क्या करता है, उसके जो मेमोराइजेशन होता है उसको वह डी एम्फेसिस करते हैं, यानी कि उसके जो बल होते हैं, किसी भी चीज़ को फोर्स जो दिया जाता है उस फोर्स को वहाँ पे नहीं दिया जाता है। ज़बरदस्त किसी भी स्टूडेंट को फोर्स दे के नहीं पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के बेस पे पढ़ते हैं कि आपको जिस प्रकार से इंटरेस्ट है, जैसे पढ़ना है वैसे आप पढ़ें। टीचर की ओर से किसी प्रकार से कोई फोर्स नहीं किया जाता है, उसको रटने के बल पे नहीं दिया जाता है, उसको अंडरस्टैंडिंग समझने के आधार पे किया जाता है कि आप किसी भी टर्म को समझें, उसको अपने अप्लाई करें, उसको रटना नहीं है। नाउ इंकरेजमेंट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कवरिंग स्कॉलस्टिक एंड को-स्टिलिस्टिक एस्पेक्ट। जितने भी यहाँ पर है इवैल्यूएशन करने का, वह उसको क्या कहते हैं, इंकरेजमेंट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं कि अच्छे ढंग से उसको अच्छे ढंग से मिलाना है, स्कॉलस्टिक हो या को-स्टिलिस्टिक हो, दोनों के एस्पेक्ट को मिलाकर स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वह बेटर होता है। नाउ थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन स्प्रेड ओवर द टोटल स्पैन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल टाइम। इसमें टोटल स्पैम्स को लिया जाता है, एक हॉलिस्टिक वे में लिया जाता है। यह स्टूडेंट्स के बिफोर, आफ्टर, इन तीनों टर्म को लिया जाता है। क्लास के पहले क्या होता है, क्लास में क्या हो रहा है, क्लास के बाद क्या होगा, ये सारे टर्म को वह होलिस्टिक वे में स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं। नाउ फंक्शनल एंड मीनिंगफुल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर इफेक्टिव यूज बाय ऑल। सभी के द्वारा क्या किया जाता है, अच्छे ढंग से इसका इफेक्टिव लाने के लिए यूज किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट हो वह मोर देन मोर अचीवेबल हो, अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, वो अपना एकेडमिक ग्रोथ कर सके। इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है वाइडर यूज ऑफ टेस्ट रिजल्ट ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट थ्रू द डायग्नोसिस एंड रिमेडियल इनरिचमेंट प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है कि जब टेस्ट रिजल्ट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक वाइडर यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा अधिक अच्छे ढंग से उपयोग किया जाता है कि स्टूडेंट्स का कहाँ पे प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोसिस करना है, किस किस समस्या है, वहाँ कौन से टॉपिक में उसको पहचान करना है, पहचान करने के बाद स्टूडेंट्स का रिमीडियल देना है, तुरंत उसका उपचार करना है। कोई एक प्रोग्राम निकालना है कि इस प्रोग्राम के तहत जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो बच्चे आके क्लास कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन द मैकेनिक्स ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। इस प्रकार क्या करते हैं कि सीसीई के द्वारा स्टूडेंट्स पे उसको मैकेनिज्म को इम्प्रूव करते हैं, एग्जामिनेशन कराते हैं, किसी प्रकार का आपस में बीच में कंपटीशन करा देते हैं कि आज जीके जीएस का कंपटीशन है, तो इस प्रकार से उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये सारे किए जाते हैं। नाउ सेकंड लास्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड चेंज इन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी। स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक टीचर क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रक्शन मटेरियल और मेथोडोलॉजी का चेंज करते हैं, उसका निर्माण करते हैं कि किस प्रकार से हमको करना है, किस प्रकार से टॉपिक को स्टार्ट करना है, कहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना है, कहाँ पे पोज होना है, ये सारे वो डिजायर करते हैं, चेंज करते हैं, डिजायर करने के बाद पहचान करते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, यूज ऑफ द ग्रेड इन प्लेस ऑफ मार्क्स इन
डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस एंड प्रोफिशिएंसी। किसी भी स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस, उसका प्रोफिशिएंसी किस लेवल में है उसका वह डिटरमाइन करते हैं और उसको ग्रोथ करने का कोशिश करते हैं। किसी भी हाल में उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सीसीई सिस्टम? सीसीई सिस्टम का क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ऑफ सीसीई सिस्टम इन सीबीएसई। ये ज़्यादातर सबसे पहले सीसीई कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो हुआ सब सीबीएसई के द्वारा लाया गया था। सीबीएसई बोर्ड जानते हो, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड सेंट्रल बोर्ड, ये सारे जितने भी आते हैं ना, तो सबसे पहले सीसीई सिस्टम सीबीएसई के द्वारा लाया गया था। सीसीई हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को क्या करता है, कम करता है सीसीई के द्वारा। ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? या कहीं पे दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो यहाँ तक। किसी को प्रॉब्लम है कोई? कहीं पे पूछ रहा है किसी को? हेलो? नो सर। नो, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाइंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रोसेस को वो आइडेंटिफाई करता है रेगुलरली टाइम पे। वो हमेशा देखता है कि स्टूडेंट किस तरह से पढ़ रहा है, पढ़ने का तरीका क्या है, वो सही तरीके से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद यदि किसी प्रकार का उसमें कोई मिस्टेक्स है तो उसको वो टीचर क्या करते हैं, सुधारने का कोशिश करते हैं वहाँ पे। थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉइंग ए वैरायटी ऑफ रेमेडी मेजर ऑफ द टीचिंग बेस ऑन लर्निंग नीड्स एंड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट्स को उसके पोटेंशियल को देखा जाता है, उसके नीड को देखते हैं। नीड बेस पे उसको क्या आवश्यकता है, उस बेस पे उसका कंटेंट को पढ़ाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने एक लेवल आने के बाद वो चाहता है कि मैं किसी प्रोफेशन में जाऊं, तो उसे उस प्रोफेशन लाइन में जाने के लिए उसको मोटिवेट कर दिए जाते हैं कि आप उस प्रोफेशन में जाइए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिसिस्टिंग फ्रॉम द यूजिंग नेगेटिव कमेंट्स ऑन द लर्नर्स परफॉर्मेंस। अब इसमें जो क्या कहते हैं, लर्नर का जो परफॉर्मेंस है उसमें नेगेटिव कमेंट का उपयोग हटा देना चाहिए, डिसिस्टिंग कर देना चाहिए। किसी प्रकार से टीचर के द्वारा नेगेटिव कमेंट नहीं किया जाना चाहिए कि आप इस चीज़ को करने नहीं सकते हो, आप इस टॉपिक को याद नहीं कर सकते हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट में अच्छे ढंग से उस काम को नहीं कर पा रहे हो, तो इस प्रकार से उसको डीमोटिवेट नहीं करना है। वो नहीं करने सक रहा है तो उसको बोलना है कि नहीं, गुड गुड, यू ट्राई बेटर, यू ट्राई बेटर, आप अच्छे कोशिश कर रहे हो, करो, हो जाएगा। तो इस प्रकार से पॉजिटिव देना है, नेगेटिव को कभी भी उपयोग नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन्वॉल्विंग लर्नर्स एक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस। सारे स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए ताकि सारा स्टूडेंट्स वहाँ पे अपने आप को एक्टिव बनाए रखे। नाउ लास्ट पॉइंट, इंकरेजिंग एंड द रिकॉग्नाइजिंग एंड इंकरेजिंग ए स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स who do not excel in academic but performs well in other co-curricular areas। अब ये देखना है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वह को करिकुलर एक्टिविटी बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। तो इस प्रकार उसको फाइंड आउट करना है कि किस एरिया में बेटर अच्छा कर रहे हैं, स्टूडेंट बेटर करने का कोशिश कर रहे हैं, वह अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर रहे हैं किस एरियाज में, तो उस एरिया को फाइंड करना है और उसे बताना है कि यह आपके लिए पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, उसको हटाने का वो कोशिश करते हैं टीचर के द्वारा। तो ये सारे क्या है, एडवांटेज है हमारे सीसीई के माध्यम से। स्टूडेंट्स के एवल्यूशन करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिमेडियल देते हैं और उसको ऑल राउंड का हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। तो इस प्रकार उसके एडवांटेज के साथ साथ कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी है।
Now, disadvantage. Read the disadvantage. Rajesh. Rajesh, are you listening? Yes, sir. Read the first point. Automatic annotation is not always reliable. Reliable, yeah. Automatic annotation is not always reliable. किसी भी हमेशा आप सोचोगे कि अपने आप कोई भी चीज़ हो जाए तो वह हमेशा उस तरह से नहीं होता है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सोच रहे हैं कि टीचर केवल पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने दो, मैं मोबाइल अपना स्टार्ट करने के बाद कोई दूसरा का वर्क करते आता हूँ, तो यह हमेशा अच्छा नहीं है। इरिलेबल आपको इसको नहीं कहा जा सकता है, यह आपके लिए यह बेनिफिट नहीं होता है। तो इस प्रकार जब हम लोग सीसीई करते हैं और स्टूडेंट का इवोल्यूशन करते हैं तो यह एक उसमें एक डिसएडवांटेज है कि ऑटोमेटिक एनोटेशन इज़ नॉट ऑलवेज रिलेबल। अपने आप से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और किसी के बारे में एज्यूम करते हैं कि वह तो तेज में है लड़का तो वह हर काम को वह अच्छे करता होगा, ये इस बात को नहीं समझना चाहिए। जो बच्चा जितने भी ब्रिलियंट हो उसके हर एक एक्टिविटी को मेज़र करना चाहिए, ना कि उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट, रीड सेकंड पॉइंट। रीड विराज। Manual annotation is time consuming but more accurate. या अब यहाँ कह रहा है कि उसका एक डिसएडवांटेज है कि यह एक हॉलिस्टिक वे को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो हॉलिस्टिक वे को डेवलप करने की कोशिश करने के लिए स्टूडेंट्स का प्री एक्टिव को देखते हैं, इंटर एक्टिव को देखते हैं, पोस्ट एक्टिव को देखते हैं। यानी कि क्लास आने से पहले उसके बिहेवियर को देखते हैं, क्लास में बिहेवियर को देखते हैं और क्लास के बाद के बिहेवियर को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइम का जो कंज्यूमिंग होता है वह ज़्यादा होता है। इस प्रकार की यह एक थोड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें समय ज़्यादा लगता है, लेकिन यह क्या होता है, एक्यूरेट होता है, आपको सही उसका आंसर मिलता है कि कहाँ पर उसका प्रॉब्लम है, किस तरह से प्रॉब्लम है। नाउ नेक्स्ट रीड। नेक्स्ट रिजाक पटेल। Yes, sir. नेक्स्ट रीड। A corpus represent language at a given point of time. Therefore, the data can quickly become absolute. ऑब्सोलेट। यह क्या कहता है, एक कॉर्पस रिप्रेजेंट लैंग्वेज एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम। एक टाइम लिमिट के द्वारा, एक दिए गए टाइम के द्वारा आप किस प्रकार से अपने लैंग्वेज का प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह से मैं अभी स्टार्टिंग पीरियड में आप लोग से ही स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, तो किस तरह से मैं अपने शब्दों का प्रयोग करूँ, किस तरह से मैं कहाँ पे समझाने के लिए कौन सा वर्ड का उपयोग करूँ। तो इस प्रकार के उस पॉइंट व्यू से जब हम देखते हैं और बोलने का कोशिश करते हैं तो वैसे ही वहाँ पे रिप्रेजेंट होना चाहिए था। देयरफॉर द डाटा कैन क्विकली बिकम ऑब्सोलेट। तो जब वहाँ पर जब तुरंत किसी काम को कर देते हैं और पॉइंट आउट लैंग्वेज का करते हैं तो वहाँ भी इस तरह से कभी कभी वहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच में गैप आ जाता है कि किस प्रकार कौन सा लैंग्वेज का उपयोग करें। एक टीचर है तो टीचर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो वह हर एक लैंग्वेज का चाहे कि उपयोग करे, इंग्लिश का भी हो, हिंदी का भी हो, दोनों को मिक्सिंग करके पढ़ाना चाहिए। यदि एक टीचर केवल हिंदी ही पढ़ाते जा रहे हैं तो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे जिसको समझ में नहीं आता है, और बहुत सारे ऐसे भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता है। इस प्रकार से क्या होना चाहिए कि एक टीचर जो होना चाहिए वह बाइलिंगुअल होना चाहिए, इंग्लिश में भी कुछ टर्म का उपयोग करे, हिंदी में भी टर्म का उपयोग करे, ताकि दोनों को समझ में आ जा सके। वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं उसके लैंग्वेज का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट रीड। नेक्स्ट पॉइंट एनीबॉडी? नो। There can be problems with copyright.
को या अब यहाँ पर क्या होते हैं कि उसमें कॉपीराइट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। किस प्रकार से कॉपीराइट देखने को मिलता है कि एक स्टूडेंट्स को जब देखते हैं कि वह किसी चीज़ का आंसर वह सेम रिपीटेड कहलाता है, पहले के बच्चे को सुन के उसी को आंसर को फिर से वो देता है, तो उसको कॉपीराइट के अंतर्गत कहा जाता है। तो जब किसी का हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो जब इवैल्यूएशन करते समय स्टूडेंट को देखता हूँ कि एक स्टूडेंट को देख के दूसरा स्टूडेंट सीखता है, तो इस प्रकार से वो क्या होता है, उसमें कॉपीराइट होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में आगे बैठे हुए स्टूडेंट्स का नंबर पीछे देखे बैठे हुए स्टूडेंट्स उसका आंसर को देखने की कोशिश करता है और उसी को कॉपीराइट करने की कोशिश कर लेता है। तो इस प्रकार से उसमें भी CCE में कॉपीराइट देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर क्या है, उसका एक डिसएडवांटेज है। नाउ लास्ट पॉइंट रीड। Open access material on the web can be of dubious quality. या ओपन एक्सेस मटेरियल ऑन द वेब कैन बी ऑफ डूबियस क्वालिटी। अब डूबियस के मतलब ये क्या है, डुप्लीकेट। यानी कि क्या कहते हैं, जब किसी चीज़ का हम ओपन एक्सेस करते हैं मटेरियल, ओपन एक्सेस मतलब कोई भी किसी मटेरियल को खोल सकता है, देख सकता है, उसमें चेंज कर सकता है। इस प्रकार से क्या होता है, उसमें डूबियस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि मैं किसी चीज़ को आपको कहूँगा कि ऑनलाइन एक क्वेश्चन दे दूँगा कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ CCE, आप लोग सारे एक असाइनमेंट बना के भेजें। तो अब सारे स्टूडेंट क्या करोगे, तुरंत अपना गूगल ऐप खोलोगे, गूगल में जाओगे, डिसएडवांटेज टाइप करोगे, जो जो आएगा सारे स्टूडेंट क्या करोगे, टाइप करके मेरे को असाइनमेंट भेज दोगे। और मैं जब देखूंगा तो सारा का आंसर सेम टू सेम मैच करेगा, क्योंकि सब ने गूगल से ही लिखा है और उसी पॉइंट को लिखा है। अपने अपने घर पे है, किसी को पता नहीं है कि मैंने क्या लिखा उसने क्या लिखा। तो इस प्रकार क्या होता है, उसमें ओपन एक्सेस मटेरियल में क्या होता है, डुबियस क्वालिटी ज़्यादा पाया जाता है, डुप्लीकेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नाउ ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑफ CCE, ग्रांडिंग सिस्टम बिकम्स because for example students that score between 90 and 100 on A+ marks respectively will still both attend an A+. No one can judge who is deserve 90, who is deserve 100. अब क्या कहता है कि जब CCE सिस्टम में क्या करते हैं, हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम देते हैं। CCE में क्या दिया जाता है, ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता है। और ये CCE ग्रेडिंग सिस्टम जो है सबसे पहले CBSE में आया गया था। तो जब ग्रेडिंग सिस्टम हम लोग यहाँ पे देते हैं तो उससे पता नहीं चल पाता है। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स को उसका ग्रेडिंग दे दिया जाता है A+, किसी को B+, किसी को C+, किसी को केवल A मिलता है, किसी को केवल B मिलता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कौन सा स्टूडेंट किसके ऊपर है, किससे बेटर है, ये थोड़ा पता होने में डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि A+ जो है, हो सकता है 5 स्टूडेंट को भी A+ मिला है, 10 स्टूडेंट को A+ मिला है। तो इस प्रकार जो उसका A+ है तो उसके बीच का जो गैप होता है उसको नहीं फाइंड आउट कर पाता है। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। स्टूडेंट्स विल टेक स्टडी कैजुअली एंड सेकेंडरी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें जो कैजुअली होता है और सेकेंडरी रूप से करने लगता है, वो एक्टिव नहीं होता है अच्छे ढंग से, तो यह सेकेंडरी ग्रुप में काम करने लगता है। नाउ मेजर प्रॉब्लम, ए परसेंटाइल मार्क हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड के द्वारा जब परसेंटाइल मार्क दिया जाता है तो परसेंटाइल मार्क्स में देना यह सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम समस्या होता है कि परसेंटाइल मार्क्स जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को एक कैटेगरी में रखा जाता है। अब इतने सारे स्टूडेंट्स को एक कैटेगरी में रखे तो उसमें से कौन बेटर, उसको फाइंड करना में प्रॉब्लम होने लगता है। नाउ नेक्स्ट वन, असेसमेंट एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटी इज टू मच टाइम। अधिक से अधिक ज़्यादा समय लेने लगता है। असेसमेंट करते हैं किसी स्टूडेंट को तो उसका जब करिकुलर को देखते हैं, को करिकुलर के एक्टिविटी को देखते हैं, तो को करिकुलर एक्टिविटी जो है उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें खेल के द्वारा किया जाता है। जब गेम कराया जाता है तो उसमें डिस्कस कराया जाता है,
क्विज कराया जाता है तो उसमें मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है। एन एक्सपेंसिव असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक्सपेंसिव भी होने लगता है कि किसी भी हम गेम कराते हैं किसी फील्ड पे तो फील्ड को सफाई कराना, गेम के लिए सारे मटेरियल को लाना एक्सपेंसिव ज़्यादा पड़ जाता है, ये उसके लिए डिसएडवांटेज है। ना स्टूडेंट्स आर बिजी कम्प्लीटली loads of the project work, they haven't sufficient reading time। वह क्या करता है, उसको सफिशिएंट अच्छे ढंग से रीड करने के लिए समय नहीं मिल पाता है, पढ़ने के लिए उसको समय नहीं मिल पाता है, कंप्लीटली रूप से उसको नहीं मिल पाता है। तो ये भी उसके लिए एक क्या होता है, डिसएडवांटेज है। तो ये मीनिंग ऑफ CCE हम लोग अभी तक मीनिंग को पढ़े। अब उसके कंसेप्ट को जानने का कोशिश करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को किस प्रकार से हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन वाज ए प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। क्या है CCE है क्या, व्हाट इज CCE? What is CCE? Rizak, Aman? Sir, it is a process of assessment. Assessment, या अब एक शब्द में यदि बोला जाए एक लाइन में कि व्हाट इज CCE तो आप बोलेंगे इट इज ए प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। किसी भी स्टूडेंट का असेसमेंट करने का यह एक प्रोसेस है जो बहुत ही क्या है, वाइड है। मैंडेट बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट, यह किसके द्वारा लाया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये 2009 में राइट टू एजुकेशन के द्वारा यह CCE सबसे पहले लाया गया था। द अप्रोच टू असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया का जो स्टेट गवर्नमेंट है वह इसको इंट्रोड्यूस कराया था, एज वेल एज बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, CBSE इन इंडिया। सबसे पहले किसने लाया, CBSE ने लाया इंडिया में। फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द 16th to 10th ग्रेड एंड 12th इन सम स्कूल्स, किसी स्कूल में 12th तक कराया गया था ग्रेड सिस्टम, किसी स्कूल में 6 से 10 के बीच में लाया गया। तो सबसे पहले CBSE ने 6 से 10 के बीच में जो ग्रेडिंग सिस्टम है CBSE के द्वारा ही इंट्रोड्यूस कराया गया था इंडिया में। फ्रॉम दिस द स्मॉलर क्लासेस स्टूडेंट्स वुड हैव ए प्रैक्टिस टू फेस द एग्ज़ाम ऑफ बोर्ड इन यंगर एज। स्टूडेंट्स क्या होता है, यंगर एज में ज़्यादा से ज़्यादा उसको एग्ज़ाम का फेस करना पड़ता है। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, द कर्नाटका गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस CCE फॉर द ग्रेड। सबसे पहले कौन सा स्टेट में आया था, कौन सा गवर्नमेंट किया गया था, कर्नाटका। CCE सबसे पहले ग्रेड सिस्टम कहाँ पे आया था, हेलो, कर्नाटका में आया था। या सबसे पहले तो जब मैं पूछूंगा तो आप लोग बीच बीच में इस तरह से इसको थोड़ा आंसर देंगे तो आपको भी याद रहने ज़्यादा समय तक याद रहेगा, लॉन्ग टर्म तक। तो CCE सबसे पहले कहाँ आया था, कर्नाटका में आया था। किसने लाया था, CBSE ने लाया था। किस एक्ट के तहत आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2090 के तहत आया था ये। तो ये ग्रेड सिस्टम 1 through 9, लेटर इट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस फॉर द 12th ग्रेड स्टूडेंट। सबसे पहले यह 1 से 9 में आया था, फिर बाद में 12 तक भी ग्रेड सिस्टम कराया गया। द मेन एम ऑफ CCE वाज टू इवैल्यूएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट द स्कूल। सबसे पहले ये एस्पेक्ट को रखा गया था कि स्कूल के जो प्रेजेंस में है उसके इवैल्यूएशन किस ढंग से हम कर रहे हैं, उसके एक्टिविटी का, उसके एफिशिएंसी का, उसके थिंकिंग का, हम लोग सब कुछ उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। दिस वाज बिलीव्ड टू हेल्प रिड्यूस द प्रेशर ऑन द चाइल्ड ड्यूरिंग बिफोर एग्जामिनेशन एज द स्टूडेंट्स विल हैव टू सिट फॉर मल्टीपल टेस्ट थ्रू आउट द ईयर। कहते हैं कि बहुत सारे जो मल्टीपल टेस्ट होते हैं
स्मॉल क्लास में देखने को मिलेगा कि वीकली टेस्ट होते हैं, सरप्राइज टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, तो SI टेस्ट होते हैं, SI1 होते हैं, SI2 होते हैं, CPI1 होता है। तो इस प्रकार जब CBSE बोर्ड में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम का प्रेशर होता है स्टूडेंट पे। आप लोग देखे हो, आप लोग देखो या नहीं, CBSE बोर्ड में कितने सारे एग्जाम्स होते हैं? मधुरिया, Yes, sir. मधुरिया, Sir. या इसमें से CBSE बोर्ड के कौन कौन स्टूडेंट्स हैं? सारे के सारे CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं? No, sir. नो। No, sir. तो जब CBSE बोर्ड में आजकल तो CBSE बोर्ड ज़्यादातर चलने लगा है, हर एक बच्चे स्मॉल छोटे क्लास से ही UKG LKG जैसे ही स्टार्ट होता है सब इंग्लिश बोर्ड में होता है। तो उसका आप देखेंगे किसी एक CBSE स्कूल में एक स्टूडेंट्स का क्या होता है, पर संडे को टेस्ट होता, मंडे को टेस्ट होता है, मंडे टेस्ट, वीकली टेस्ट, फिर मंथली टेस्ट, फिर SI1 SI2 सेमेस्टर टेस्ट, फिर लास्ट में फिर असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम को उसमें प्रेशर आ जाता है इसमें। फिर आगे यहाँ पे कहते हैं कि ऑफ विच नो टेस्ट और द सिलेबस कवर्ड। CCE के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा और ना ही किसी प्रकार से आपको सिलेबस का बर्डन दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि इस टीचर खुद से वो इवैल्यूएशन करेंगे, अपने आप से एक वाइड एरिया को लेते हुए वो इवैल्यूएशन करेंगे। विल बी रिपीटेड एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट्स एवर, यानी कि साल के लास्ट में का आपका इवैल्यूएशन करके आपको देखने का कोशिश किया जाएगा कि उतने सारे समय में एक लॉन्ग टर्म में आपका क्या डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ पर डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, ये सारे वो मेजर करते हैं। द CCE method was claimed to bring enormous change from the traditional chalk and talk method of teaching, provided it is implemented accurately। अब क्या कहता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है चॉक एंड टॉक वाले, उसमें थोड़ा बहुत हमको चेंज करने की आवश्यकता है। किस प्रकार चेंज करने की आवश्यकता है? बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आप खेल खेल में बच्चों को सिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसा टॉपिक है जो बच्चे को आपस में क्विज के द्वारा सिखा सकते हैं, उसको डिस्कशन कर सकते हैं। और फिर बीच में ऐसे टॉपिक है जिसको चॉक एंड डेक्स्टर के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार जब टेक्निक्स का, टीचिंग टेक्निक और मेथड का मिक्सअप करके पढ़ाएंगे तब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अचीवमेंट प्राप्त होगा। As a part of this system, students' marks were replaced by the grade which were evaluated through a series। इस प्रकार से वह एक सीरीज होता है जिसमें करिकुलर आते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर होते हैं, जो हर एक एस्पेक्ट को वह इवैल्यूएशन करते हैं। CCE क्या है? एक मेजरमेंट टूल है जिसके द्वारा हर एक एस्पेक्ट को मेजर करते हैं। In 2017 the CCE system was challenge for the student। यह 2019 के एक्ट के तहत आया था। इसका बाद 2017 में क्या हो गया, इसमें चैलेंजेज आना शुरू हो गया कि एक कैटेगरी के अंतर्गत बहुत सारे स्टूडेंट को जब मैं रख देता हूँ तो उन स्टूडेंट में हमको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन बेटर है और कौन बेटर नहीं है। नाउ एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन में जब देखते हैं उसमें भी ग्रेड देना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जब रिमूव करते हैं फॉर्मेटिव और समेटिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव और सेमेस्टर असेसमेंट आप लोग को पता है फॉर्मेटिव क्या होता है? ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यस, फॉर्मेटिव जो होता है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। और किस लिए किया जाता है? फॉर द इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। आप लोग सीटेट एग्जाम देंगे तो जहाँ पर ड्यूरिंग मिलेगा वहीं पे इवैल्यूएशन का ऑप्शन आएगा तो मार देना फॉर्मेटिव। जहाँ पर ड्यूरिंग मिलेगा, इम्प्रूवमेंट मिलेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। समेटिव क्या होगा? जहाँ पर इंड लिखा हुआ रहेगा, एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वहाँ पर समेटिव असेसमेंट वहाँ पर लगाना है। ना पैटर्न ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का पैटर्न क्या था इसमें? अनलाइक CBSE ऑल द पैटर्न ओनली वन टेस्ट एट द एंड। लास्ट में क्या होता है? केवल एक ही टेस्ट लेता है और सबको ग्रेड देने शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वह उसका एक
पैटर्न फॉलो होने लगता है। तो 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट, 2 तरह के डिफरेंट टेस्ट लेना शुरू हुआ। एक फॉर्मेटिव हो गया, दूसरा समेटिव हो गया।